हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपके लिए एकदम नया चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो फिफ्थ लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है, ठोस अवस्था के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, आज हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे एंड कल एडवांस टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले है हमारा ठोस अवस्था हम आखिर पढ़ें क्यों। ज़्यादातर आप जहाँ पर भी देखेंगे, जहाँ भी हम नज़र दौड़ें, ज़्यादातर हमें चीज़ें ठोस देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये एक मार्कर है जो कि क्या है, एक ठोस है। जैसे कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, ठोस है। या फिर कुछ भी, ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये भी क्या है, एक ठोस है। ये एक कैप है, ये भी क्या है, एक ठोस है। ठीक है, तो ज़्यादातर जब जो कुछ भी हम चीज़ें देखते हैं वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें ठोस अवस्था में हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन चीज़ों को पढ़ें कि आखिर इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, इसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, या फिर मैनीथिंग। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठोस अवस्था, ठीक है, हमें पढ़ना है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट्स। सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है या फिर जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है, हमारी पदार्थ कहलाती है। या फिर इस इंग्लिश में बोले, ये क्लास वैसे तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन थी, हल्की सी थी, इसलिए लिख दिया। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपको ये दोनों डेफिनेशंस लर्न कर लेनी है, या फिर आप इसे लर्न कर सकते हैं या फिर इसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इससे आई है, इससे आई है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लर्न हो, वरना तो कोई भी बच्चा आपसे पूछने लगे कि भाई मैटर क्या है, तो क्या आप उसे कुछ जवाब नहीं दे पाए और आप पे ठोस अवस्था आता हो तो कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी स्टडी पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि इसे आखिर पढ़ना क्या आता है, जब इसे पदार्थ ही नहीं पता। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा जो पदार्थ हैं, फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, पदार्थ की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्यतः हैं वह 4 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट होता है हमारा ठोस, सेकंड है हमारा द्रव, थर्ड है हमारा गैस और फोर्थ होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है और एक दो हम इनमें पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे और इसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। ओके, ये हमारे कोर्स में अभी नहीं है, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। सिंपल, जो ठोस होता है वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ना ही है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं द्रव और गैस के बारे में। द्रव और गैस क्या होती है? हर वह वस्तु जो तरल है, हर वह वस्तु जो तरल है क्या कही जाएगी? द्रव या फिर गैस कहलाती है। अब आप बोलोगे कि ये कैसी डेफिनेशन हुई, हमने तो आज तक दूसरे तरीके की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। लेकिन बच्चों, हाँ तो बच्चों हमें देखना है, क्या देखना था हमें? द्रव और गैस के बारे में। द्रव और गैस क्या है? ठीक है, जो हर वह वस्तु जो तरल है, यानी कि जो बह सकती है, जिसके अंदर क्या है, बहने का गुण मिलता है। बहने का गुण जिसके अंदर हमें मिलता है, हम वो बोलते हैं कि या तो वो द्रव होगी या फिर वो गैस होगी। द्रव या गैस में से कुछ हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि जो द्रव है, द्रव और गैस ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ इनके अंदर क्या है, अंतरा आणविक बल का अंतर है। या फिर ठोस में भी अंतराण्विक बल का अंतर देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले ये देखो, जो अंतराण्विक बल है, अंतराण्विक बल होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हम देखने वाले अंतराण्विक बलों के आधार पर हम इन्हें ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर प्लाज्मा के अंदर इन्हें डिवाइड कर रहे होते हैं। सिंपल, जो हमारा अंतराण्विक बल है, जैसे कि ये क्या है, एक ठोस है,
इसके कणों की व्यवस्था कुछ इस तरीके की है, ठीक है, और एक ठोस है जिसके कणों की व्यवस्था कुछ इस तरीके की है। ओके, तो हम ये क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं ये थोड़ा ठोस होगा, ये इसकी अपेक्षा दुर्बल ठोस या फिर ये द्रव्य हो सकता है, और अगर यदि इस तरीके से कण होते हैं तो वो गैस भी हो सकता है। हम ऐसा ही पढ़ते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है, कोई परेशानी नहीं है। जो अंतराण्विक बल है यानी कि इसके अंदर जो एटम्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन का बल नहीं देखना जो प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है, वो वाला बल नहीं देखना, जबकि हमें क्या देखना है, जो हमारा जो कण है एक कण का दूसरे कण के साथ में कितनी प्रबल बॉन्डिंग है वो डिपेंड कर रहा होता है। किस उसकी अवस्था क्या होगी, ठोस होगी, उसकी अवस्था द्रव होगी या फिर गैस होगी। इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो, यानी कि उसकी जो एटम्स हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है हर वस्तु, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है हर वस्तु। हर एक वस्तु क्या है, परमाणु से मिलकर बनी है, परमाणु के बाद अणु, अणु के बाद फिर वस्तु बनी हुई है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है। तो जो एटम्स हैं, हमारे जो परमाणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, छोटे 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 जो कण मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अणु मिल जाता है। जो कुछ दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो एक अणु मिलता है। इससे ये जो स्ट्रक्चर है, फिर ये कुछ और ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बना लेते हैं, एक पूरी की पूरी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो वही चीज़ है जो इसके अंदर जो ये परमाणु है, इस तरीके से जो ये एटम्स हैं, इनके बीच में यानी कि मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो बॉन्ड है वो कितना प्रबल है उस पर डिपेंड करेंगी इनकी अवस्था। आई होप आप समझ गए होंगे कि अंतराण्विक बल है क्या। अंतराण्विक बल है परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में बल। ठीक है, जो परमाणु था हमारा, परमाणु से क्या मिल रहा था हमें, अणु, अणु से क्या मिल रहा था हमें, वस्तु। यही तो स्ट्रक्चर चलता है हमारा, लाइफ लॉन्ग हम यही पढ़ते आते हैं। इस तरीके से परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ में जो बॉन्डिंग है, यानी कि ये वाली बॉन्डिंग, एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को कितनी प्रबलता से पकड़ा हुआ है। यदि ये अंतराण्विक बल, जो ठोस होते हैं इनके अंदर जो अंतराण्विक बल है, देखो ठोसों के अंदर अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल या फिर अधिकतम, ठीक है। द्रव के अंदर थोड़ा कम, निम्न बोल सकते हैं, और जो गैस है उसके अंदर निम्नतम, यानी कि अंतराण्विक बल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कमजोर है। सिंपल। अब देखो, अब अंतराण्विक बल तो ये हो गया, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अगर अंतराण्विक दूरी वो हमसे पूछने लगे। अंतराण्विक दूरी अब किस तरीके से बताएंगे, यानी कि एक कण की दूसरे कण के साथ में जो दूरी है, ये इनके बीच में तो न्यूनतम है। क्यों? क्योंकि हमने ठोस दिखाया हुआ है, इस तरीके से ठोस है ये, तो इनकी दूरी क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट शून्य होती है। अप्रॉक्सीमेट शून्य, नॉट एग्जैक्ट शून्य, अप्रॉक्सीमेट 0, या फिर हम बोल सकते हैं निम्नतम। जबकि यहाँ पे जो अंतराण्विक बल लगा हुआ है वो अधिकतम है। इसके बीच में क्या होगा, ये थोड़े से दूर होंगे, जबकि इसके बीच में थोड़े और दूर होंगे। सिंपल, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसके बीच में क्या होता है, थोड़ा अधिक दूरी होती है, किसके, ठोस की अपेक्षा। इसमें क्या होती है, इसमें अधिकतम दूरी होती है। क्लियर है इतना, इसमें अधिकतम दूरी होती है, जबकि इसके अंदर बहुत कम दूरी, इसके अंदर थोड़ी अधिक दूरी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दूरी। रेस करते हैं, आगे देखते हैं। पता चल गया कि अंतराण्विक दूरी क्या होती है, अंतराण्विक बल क्या होता है, किस तरीके से ये एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। अब हमें देखना है कि ठोस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से गैस, गैस से प्लाज्मा। आखिर प्लाज्मा क्या बला है वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, जब हम ठोस जो होता है, ठोस को जब हम हीट करते हैं या फिर हमने क्या किया, ठोस को गर्म किया तो वो गैस में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, इसके जो कण हैं वो क्या होते हैं, उन्हें थोड़ी गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण वो थोड़े दूर 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 होते चले जाते हैं। सॉरी,
ये द्रव में बदल जाएगा। और इसे अगर पहले ठोस से को हमने हीट किया, वो द्रव में बदला, द्रव को हमने हीट किया या फिर द्रव को हमने गर्म किया तो वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो गैस द्रव में, जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में। लेकिन यदि हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना जो गैस है उसे भी बहुत ज़्यादा हीट दें, जो गैस है हमारा गैस को हम अधिक ताप देते हैं, बहुत अधिक ताप व दाब जब हम देते हैं। जो गैस है, गैस के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि गैस के जो कण होते हैं उनकी दूरी बहुत ज़्यादा दूर होती है, यानी कि उससे ज़्यादा दूर वो ज़्यादातर हो नहीं सकती, यानी कि उससे ज़्यादा दूर हम उसे नहीं भेज सकते। ये तो हमें पता है, उससे ज़्यादा दूर हम नहीं भेज सकते। तो जब हम उसे बॉयल करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता है क्या देखने को मिलता है। जब उसे बहुत अधिक ताप व दाब देते हैं तो वो प्लाज्मा में बदल जाती है। प्लाज्मा के अंदर पता है क्या होता है कि इस तरीके से था, पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं। इसके कण कुछ इस तरीके से थे, ठीक है, हमने इसे गर्म किया, इसके कणों को गतिज ऊर्जा मिली, ये थोड़े थोड़े दूर हो गए। इसके जो कण थे, बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसके जो कण थे वो बहुत दूर हो गए। अब इससे ज़्यादा दूर तो वो हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा तो इनकी क्षमता नहीं है। तो फिर जो इसके अंदर जो कण होते हैं उनके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे कण थे, कण तो उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो फिर क्या हुआ, हमने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसे अपने घर के सदस्य ही निकालने पड़ रहे हैं। जो परमाणु है, हमारा मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना क्लियर है। देखो, जब ठोस था द्रव में बदला, द्रव से गैस में, गैस के बाद जब हमने बहुत ज़्यादा उसे कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर फ्लो हो गए, ठीक है। तो ये माध्यम जो था ये हमारा प्लाज्मा माध्यम था, इसे हमने क्या नाम दिया, प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा माध्यम है, प्लाज्मा, जो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ पे विद्युत का चालन बहुत अच्छे से होगा, विद्युत का चालन होगा बहुत अच्छे से, विद्युत चालन होता है बहुत सुगमता के साथ में। विद्युत चालन, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वहीं पे विद्युत का चालन बहुत अच्छे से होता है। जब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे विद्युत का चालन बहुत अच्छे से होगा। एक बात और, जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे हमें रंग देखने को मिलता है, यानी कि जो प्लाज्मा है हमारा, प्लाज्मा एक रंगीन माध्यम है। क्या है, एक रंगीन माध्यम है। अब वो देखो वो क्यों है, जो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, देखो ये इस तरीके से, आपने रेखीय स्पेक्ट्रम कुछ पढ़ा होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं हम हीट देते हैं, जब वो नीचे आते हैं तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा को विसर्जित करते हैं या फिर ऊर्जा बाहर निकालते हैं। जब वो ऊर्जा बाहर निकालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जब ऊर्जा वो बाहर निकालते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ कुछ रंग देखने को मिलता है। रंग क्यों देखने को मिलता है, जब वो जब वो ऊर्जा बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, रंग विसर्जित होते हैं, जिसके कारण हमें रंग देखने को मिलते हैं। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से या फिर निम्न ऊर्जा स्तर से, जब ये उच्च ऊर्जा में जाते हैं, जब उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो क्या होता है, हमें रंग देखने को मिलता है कि वो रेज निकालते हैं बाहर, इस तरीके से फ्लो हो रहे होते हैं रेज। जब वो बाहर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, रेज निकलेंगी तो हमें कलर देखने को मिलता है। इसीलिए जो प्लाज्मा है एक रंगीन माध्यम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत चालन सुगमता के साथ में होता है। आखिर अब एक और रोचक तथ्य बताऊं इसके बारे में। जो प्लाज्मा है, जो सूर्य है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, सूर्य का जो माध्यम है वो प्लाज्मा है।
सूर्य पर हमें प्लाज्मा माध्यम देखने को मिलता है। सूर्य पे हमें प्लाज्मा माध्यम क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, दाब भी बहुत ज़्यादा है, तो गैसेस तो वहाँ पे रुक नहीं पाएंगी, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ फ्लो करने लग जाते हैं, जिसके कारण हमें प्लाज्मा माध्यम देखने को मिलता है। एक और है, आप इसका एक डेली यूज, जब बादल इस तरीके से बादल होते हैं, बादल जब ये बादल आपस में टकराते हैं, जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ तड़क की आवाज़ आती है और वहाँ पे हमें कुछ विद्युत देखने को मिलती है, जिसे आप सब बिजली बोलते हैं, विद्युत देखने को मिलती है। तो वो किस तरीके से मिलती है? जब दो चीज़ें टकराती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, हमें पता है अधिक ताप पे दाब लगता है, वहाँ पे ताप भी लगता है, ताप भी लगता है, पर्यावरण के कारण दाब भी लग रहा होता है और ताप भी होता है। तो जब वहाँ पे हीट जनरेट होगी बहुत ज़्यादा और दाब भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर प्लाज्मा माध्यम देखने को मिलता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से वहाँ फ्लो करने लग जाते हैं, जिसके कारण हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा माध्यम देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों हुए? क्योंकि जो वहाँ पे माध्यम था वो हमारा प्लाज्मा हो गया, जिसके कारण हमें विद्युत देखने को मिलती है और कुछ टाइम के लिए लाइट भी देखने को मिलती है। आप सबने देखा है कि लाइट भी देखने को मिलती है। लाइट क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो प्लाज्मा माध्यम है वो एक रंगीन माध्यम है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ फ्लो होंगे तो वो रेज छोड़ते हुए स्टार्ट होंगे, जब वो रेज छोड़ते हैं तो जिसके कारण हमें लाइट भी देखने को मिलती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और इसकी पूरी की पूरी हैंड रिटन कलरफुल थ्योरी आपको जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे व्हाट्सएप करने से मिल जाएगी, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों हम देख चुके हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। अब ठोस के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, जो और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जो ठोस होता है हमारा, उसके अंदर हमें पता है अंतरा आणविक बल अधिकतम लगता है, जबकि अंतरा आणविक दूरी न्यूनतम होती है, अप्रॉक्सीमेट 0 होती है। ठीक है, इनके जो आकार हैं, आकार व आयतन निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के कारण। स्ट्रक्चर के कारण इनके आकार व आयतन हमें निश्चित देखने को मिलते हैं। अब देखो, आकार व आयतन हो गए, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि जब इनके अंदर ये इतनी प्रबलता से जुड़े होते हैं कि सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतनी प्रबलता के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जब हम इन्हें हीट देंगे इस तरीके से, जब हम इन्हें बॉईल करेंगे तो क्या होगा, क्या ये आसानी से बॉन्ड तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे। पहले तो हमें इन्हें थोड़ा दूर दूर लाना होगा, इनके बॉन्ड तोड़ने होंगे, जब ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद है, हाँ तो बच्चों यदि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना। बहुत कम टाइम लगता है कि हाँ हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मजा आएगा इस तरीके की और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए।